नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आप सब की मांग पर पुनः इंडिया स्पीक्स डेली टॉप न्यूज रिव्यू को सिस्टमैटिकली आरंभ किया जा रहा है। प्रत्येक रात्रि 11 बजे आपको दिन भर की खबरों का विश्लेषण प्रीमियर के रूप में मिला करेगा। आज की जो सबसे पहली और बड़ी खबर है वो ये है कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी ईडी के समक्ष प्रस्तुत हुई। सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ की और सोनिया गांधी से ये शायद पहली बार पूछताछ हुई है भारत के इतिहास में किसी जांच एजेंसी द्वारा। इसलिए कांग्रेस पूरी बौखलाई हुई सड़क पर उतर गई। आप जो ये अभी देख रहे थे वीडियो, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उद्यम है। सड़क पर पूरे उतर आए, गुवाहाटी में प्रदर्शन किया, पुलिस से झड़प किया, दिल्ली में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बेंगलुरु में आकार में आग लगाने की कोशिश करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता केरोसिन के साथ पकड़े गए। आज की पूछताछ समाप्त हो चुकी है। अगली जो पेशी है सोनिया गांधी की वो 25 जुलाई को दोबारा होगी। ईडी ने दोबारा उन्हें पेश होने के लिए कहा है। कांग्रेस के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक बौखलाए हुए थे। पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले गुलाम नबी आजाद ने कहा उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं थी। क्यों भैया, वो संविधान से ऊपर है क्या? वो आपकी सरकार में संविधान से ऊपर बैठी थी एनएससी बनाकर, संविधान से ऊपर तो वो नहीं है। अशोक गहलोत भी कह रहे उनको उनके वहां जाकर पूछताछ कर सकती थी। ये तो गलत परिपाटी डाल रहे हो। सोनिया सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्ष हैं, वो संविधान नहीं है। इस बात को कांग्रेसी को जान लेना चाहिए और इसलिए सोनिया से पूछताछ जायज है। कम से कम जो वाजपेयी सरकार नहीं करा पाए वो मोदी सरकार ने कराया, इसके लिए उनको धन्यवाद। ईडी को धन्यवाद, मोदी सरकार को धन्यवाद, परंतु कानूनी रूप से हम कहें कि ईडी को धन्यवाद की बुलाई ईडी। और साथ ही धन्यवाद सुब्रमण्यम स्वामी का, जिनको लोगों ने भुला दिया है। ये पूरा नेशनल हेराल्ड केस सुब्रमण्यम स्वामी का ही दायर है। उस सुब्रमण्यम स्वामी को जिसको आज भाजपा के ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं, भाजपा के मार्क्सिस्टवादी ट्रोल करते हैं, लेकिन आज उसी के लिए वो जश्न मना रहे हैं। ये नेशनल हेराल्ड केस जब सुब्रमण्यम स्वामी ने डाला था तब भाजपा के लोग ही कह रहे थे कि ये बेकार की बातें। तो ये पूरा केस क्या है? ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार से जुड़ा है और ये आजादी से पहले का अखबार है। इस अखबार के प्रकाशन का जिम्मा एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड नामक कंपनी के पास था। जवाहरलाल नेहरू के समय से अखबार पब्लिश है। इस अखबार की शुरुआत 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री, जब बाद में पहले प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसके अलावा करीब 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी इसके शेयर होल्डर थे। प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के अलावा 2 और दैनिक अखबार निकालती थी। हिंदी के समाचार पत्र का नाम नवजीवन था और उर्दू का नाम कौमी आवाज था। जवाहरलाल नेहरू और उर्दू न हो, मजा नहीं आएगा ना, तो कौमी आवाज। और ये अखबार स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को बहुत जोर शोर से उठाती थी। बाद में ये कांग्रेस का मुखपत्र हो गई आजादी के बाद, और उससे ठीक पहले नेशनल हेराल्ड 1945 में पुनः शुरू किया गया। 47 में आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ये कांग्रेस की नीतियों का मुखपत्र बन गई। दिक्कत शुरू हुई 62-63 में दिल्ली मथुरा रोड के 5A जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का जमीन आवंटित किया गया है। और यहाँ पे पहले मेरा अखबार, मैं जब दैनिक जागरण में था और नई दुनिया में, तो हमारा दफ्तर भी यहीं पर था। सारे अखबारों को, टाइम्स ऑफ इंडिया, आपको इंडियन एक्सप्रेस, सबको यहीं पे जमीन अलॉट किया गया। तो ये जो जमीन अलॉट किया गया उसमें शर्त रखी गई थी कि इस भूमि पर बनने वाली बिल्डिंग का निर्माण किसी और काम के लिए नहीं होगा। साल 2018 में कांग्रेस की यूपीए सरकार जब सत्ता में थी तब एक बार फिर इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया, क्योंकि सोनिया को लगा कि अब तो सारी मीडिया ही मेरा मुखपत्र है, तो इसको क्यों चलाएं। और कहा गया कि कंपनी घाटे में। 2011 में घाटे में चल रही इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी थी यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई, यानी एसोसिएट जर्नल से इसकी पूरी होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई। यंग इंडिया लिमिटेड की एंट्री यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी के नाम से है और इसकी शुरुआत भी 2010 में ही हुई थी, यानी इससे 1 साल पहले। राहुल गांधी तब कांग्रेस के महासचिव थे और वह इस कंपनी के डायरेक्टर थे। इसके सबसे ज्यादा 38% शेयर राहुल गांधी के पास और 38% ही शेयर सोनिया गांधी के पास है। इसलिए ईडी में की जो मुख्य पूछताछ है वो राहुल और सोनिया से ही होनी है। राहुल से हुई है 3 दिन तक, अब सोनिया गांधी से ये पूछताछ चल रही है।
38% का शेयर दोनों के पास है। और अन्य जो 24% शेयर बचते हैं, उसमें कांग्रेस के मोतीलाल वोरा जो गुजर ही गए हैं, ऑस्कर फर्नांडिस, एक पत्रकार है सुमन दुबे, बहुत सारे आप चैनलों पे बड़बड़ाते देखते होंगे पहले अंग्रेजी चैनलों में, और कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के गॉडफादर है दिमाग देने में, जो कांग्रेस का एनआरआई पूरा पोर्शन देखते हैं सैम पित्रोदा के पास। मोड़ तब आया जब 2012 में भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाया, और न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई। कहा कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के अधिग्रहण में धोखाधड़ी और विश्वासघात किया गया, और इस धोखाधड़ी में कांग्रेस के सारे नेता जो हैं, कुछ नेता शामिल हैं। आरोप था कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल करके एजेएल का, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का अधिग्रहण किया और इस कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। यानी कि गांधी परिवार जो यंग इंडिया में बड़े शेयरधारक थे, इन्होंने पैसा कहां से लिया? कांग्रेस के फंड से ले लिया, कांग्रेस पार्टी के फंड से, और एसोसिएट जर्नल का अधिग्रहण कर, यानी इस तरह का धोखा दिया। स्वामी ने कहा कि यंग इंडिया ने एजेएल की दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, मुंबई और दूसरे शहर में मौजूद संपत्तियों पर कब्जा किया और धोखाधड़ी की। सोनिया और राहुल गांधी पर छल के जरिए यानी धोखाधड़ी के जरिए संपत्ति अधिग्रहण का ये मामला अदालत में पहुंचा। उन्होंने कहा कि जो एजेएल को ये पैसा दिया कांग्रेस पार्टी ने, वो कांग्रेस पार्टी ऋण कैसे दे सकती है? वो पार्टी है, पार्टी के फंड से इसका इस्तेमाल हुआ है। ये लोग ऋण कैसे ले सकते हैं पार्टी से? ये पार्टी से लिया हुआ ऋण ही अवैध। कांग्रेस बाद में जो है, कांग्रेस ने कहा जो डीसीपीटी उसकी जो थ्योरी होती है राजनीतिक भावना से प्रेरित समथिंग, ये वो प्रकाशन कंपनी एजेएल की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कांग्रेस ने उसे बचाने की सिर्फ इसलिए कोशिश की क्योंकि पार्टी विरासत को, नेहरू के विरासत को सहेजना चाहती थी। ये दिया मीडिया में बयान कांग्रेस नेताओं ने। तुम्हारे नेहरू की विरासत से क्या अपराध कम हो जाते हैं? उन्होंने कहा कि पूरी संपत्ति को लेकर कोई हस्तांतरण या परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि इसके बाद कई बार ये मामला पहुंचा। ये सब सुब्रमण्यम स्वामी का ही किया है, इसमें भाजपा तब नहीं थी कहीं से भी। 2014 में जब सरकार बनी तो ईडी की एंट्री हुई मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करने के लिए कि ये जांच मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं, और जून 2014 में अदालत ने सोनिया और राहुल को आरोपी के रूप में समन जारी, पहली बार वो आपको इंडिया स्पीच पे हमने दिया। फिर 14 के बाद 15 सितंबर 2015 में ईडी ने इस केस की जांच शुरू की। फिर सितंबर के बाद दिसंबर 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में पटियाला कोर्ट में पेश हुए। पहली बार उन्हें जमानत दी गई, तो दोनों जमानती भी हैं, जमानत पे चल रहे हैं। सुनवाई जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि मामले कुछ है, हम नहीं, ये लोग गए कि रोक लगवा दिया जाए। कांग्रेस, उन्होंने कहा नहीं, रोक नहीं लगेगी, आपको जमानत दे मिली हुई है बस। फिर 2015 के बाद 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर 18 आया, अक्टूबर 2018, और दिल्ली हाईकोर्ट ने एजेएल को बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया कि खाली करो, आप इसको खाली करो, जिसके लिए कहा गया कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए हो रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी मनमोहन सरकार में वहां पासपोर्ट ऑफिस खोल दिया और उससे लाखों रुपए का जो पैसा आता था, किराया लाखों था, करोड़ के आसपास था, 65, 70, 80 या 85 लाख तक था। मैं जहाँ देख चेक कर लीजिएगा, 85 लाख के आसपास, या वही था, 60 से 80 के 85 के बीच था। वो पैसा इनके गांधी परिवार के घर में जा, इसलिए उसको खाली करने का आदेश दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट में। फिर 18 के बाद 19 आया, दिल्ली गांधी परिवार फिर अदालत पहुंचा, और अदालत में अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट तो आप देख रहे हैं, तो उन्होंने रोक लगा दिया, उसको खाली करने से रोक लगा दिया। उसके बाद इस पूरे मामले में 22 आया, और 22 के जून महीने में राहुल गांधी से जब को कहा गया पेश होने के लिए, राहुल गांधी उसके बाद जब पेश हुए, 3 दिन मामला चला है, खूब कोहराम, और अब सोनिया गांधी को पेश होने के लिए कहा गया। सोनिया गांधी 21 जुलाई 2022 को पहली बार पेश हुई। 2 घंटे तक उनकी पूछताछ चलती रही, करीब करीब 2 घंटे तक ये पूछताछ चली है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। सोनिया के साथ उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा भी गई थी कि बीमार है, कोविड में पहले पीड़ित रही थी सोनिया, बुजुर्ग भी हो चुकी है, बीमार है उनकी दवा के साथ। और 2 घंटे के बाद सोनिया गांधी को छुट्टी मिली। सोनिया गांधी ने अनुरोध दिया, अनुरोध पर जो है कि अब मैं बीमार हूं, अब आज का सत्र को खत्म कर दीजिए, हाल हमें कोविड से उभरी हूं अभी। फिर ईडी ने कहा ठीक है, 25 जुलाई को फिर आप पधारिएगा। इधर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में आग लगाने का प्रयास किया, और इसमें जो है कार को आग के हवाले बेंगलुरु में किया, गुवाहाटी में किया, दिल्ली में 75 सांसद हिरासत में लिए गए। अब जो है तो
पुलिस असम में पुलिस के साथ झड़प की, कई बड़े नेता हिरासत में लिए गए। सचिन पायलट जो राजस्थान से आते हैं, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों में खूब कि कौन बड़ा सोनिया भक्त, कौन बड़ा सोनिया भक्त, लोकतंत्र को चला जा रहा है जैसे लोकतंत्र की मूर्ति हो सोनिया। तो ये पूरा नौटंकी जो है ये आज पूरे दिन भर चली इस पूरे मामले को लेकर। विमान का अपहरण किया था, कांग्रेसी कितने गुलाम होते हैं ये बात देखिए कि इंदिरा गांधी के लिए विमान का अपहरण हुआ था और आज सोनिया से पूछताछ हुई और इसमें आपको और कांग्रेस कभी भी आप देखिए अभी जीएसटी बढ़ा, कुछ भी हुआ, ये सड़क पे उतनी नहीं उतरी ना, ये जनता से कटी हुई पार्टी है। ये एक सड़ी हुई आलू है जो पूरे टोकरी को सड़ा चुका है। भारत के राजनीतिक पूरे परिदृश्य को सराहने वाला अगर कोई है तो कांग्रेस है। 1975-77 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी जब गिरफ्तार हुई थी तो 77 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। मोरारजी के नेतृत्व में जनसंघ वाली सरकार बनी थी और 3 अक्टूबर 1977 को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में इंदिरा को गिरफ्तार किया था। 2 दिन बाद वो रिहा हुई। 77 में दूसरी बार उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर 19 दिसंबर 1978 को सीबीआई की एक टीम ने संसद में इंदिरा को गिरफ्तार कर लिया था। फिर वो 1 हफ्ते तक तिहाड़ जेल में रही थी। तब देश भर में कांग्रेस इसी तरह सड़क पे उतरे थे। तब यूथ कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता जो थे उन्होंने 20 दिसंबर को कोलकाता से लखनऊ होते हुए दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण कर लिया। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या थी 410, शाम 6 बजे के करीब दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। इस बोइंग 737 विमान में 126 यात्री सवार थे। शाम 5:45 बजे के करीब 2 युवक अपनी सीटों से उठे, कॉकपिट में घुसे, पायलट से कहा उनके पास बम बंदूक है, ऐलान करो, विमान का अपहरण हो गया। फिर क्या था, विमान में आवाज गूंजी, विमान का अपहरण हो गया, दिल्ली लैंड नहीं कर सकते, पटना जाएंगे। कहा गया पटना नहीं है, बनारस चलो। विमान की लैंडिंग बनारस में हुई। अपहरणकर्ता यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे भोला पांडे, देवेंद्र पांडे। भोला पांडे और देवेंद्र पांडे, चारों तरफ हड़कंप मच गया और उसके बाद जो है फोन पे बातचीत हुई अपहरणकर्ताओं से। इन्होंने मांग की इंदिरा गांधी को बिना शर्त तत्काल रिहा किया जाए, संजय गांधी पर लगे आरोप को वापस लिए जाए। अपहरणकर्ता और सरकार के बीच बातचीत, बंधक संकट खत्म होने को लेकर बातचीत चलने लगी। सुबह हो गई। भोला पांडे के पिता वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने दोनों से फोन पे बातचीत की और समझाया। दोनों अपहरणकर्ता विमान से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए और इस तरह विमान अपहरण संकट नाटकीय अंदाज में समाप्त हुआ। बाद में पता चला बंदूक और बम को दिखाकर विमान का अपहरण किया गया था। वो तो असल में टॉय गन और क्रिकेट का गेंद था। न कोई बंदूक था, न कोई बम था। क्रिकेट का गेंद बम बना लिया और खिलौना वाला बंदूक बना दिया। बाद में कांग्रेस ने इनको पुरस्कृत किया। बलिया के रहने वाले भोला पांडे कांग्रेस से 2 बार विधायक बने, 1980 से 1985, 1989 से 1991। 91 में वो यूपी के देवरिया जिले के सलेमपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़े, हार गए। फिर वो लड़े, बार-बार हारते रहे। 2009 में वो बहुत करीबी अंतर से हारे थे। देवेंद्र पांडे वहीं की गिनती कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ताओं में होती है और ऐसी ही हालत जो है आपको आज देखने को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मिल रही है। सोनिया जब पीएम नहीं बनी थी तब भी कनपट्टी में पिस्तौल इन लोगों ने ताने थे और आज भी इन लोगों का यही रवैया है। तो कांग्रेस यानी देश डुबाओ पार्टी, ये इनका हालत है। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की ओर ले चलूंगा जिसमें जुबैर को जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने और न सिर्फ जमानत दी बल्कि कहा जल्दी जल्दी टाइप करो, शाम के 6 बजे से पहले इसको जल्दी छोड़ना है। इस सुप्रीम कोर्ट की मैंने आपसे हमेशा कहा कि व्यक्तिनिष्ठता दर्शाता है। नुपुर मामले और अगर जुबैर मामले की बात हम करें तो नुपुर के याचिका में सुप्रीम कोर्ट को अहंकार की बू नजर आ रही थी और जुबैर के याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा निष्पक्ष जांच करें। जल्दी जल्दी छोड़ा जो गया। नुपुर की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला की बेंच थी और जुबैर की बेंच जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत दी थी और केस भी उनसे ले लिया गया। सभी मामलों को क्लब करके दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया और कोर्ट ने जुबैर पर जमानत के शर्त के मांग को भी खारिज कर दी। यानी सारे केस को क्लब करने के लिए नुपुर जो गई सुप्रीम कोर्ट, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अहंकार की बू आती है, आपके कारण देश में हत्याएं हो रही है, कोराम मचा है, कन्हैयालाल का उदयपुर में जो हत्या हुआ आपकी वजह आप हैं। लेकिन यहाँ सारे केस ही खारिज करके एक जगह कि भाई उत्तर प्रदेश से निकालो,
क्योंकि योगी जी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सारे 6 के 6 मामले को में जमानत देके ले लिया उत्तर प्रदेश सरकार से और कहा दिल्ली पुलिस करेगी इसको ट्रांसफर करने का जो है, कोई एसआईटी है जो भी बनेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि वो क्या लिखेंगे? यूपी पुलिस ने कहा, जुबैर कोई पत्रकार नहीं है, वो एक फैक्ट चेकर है और वो जानबूझकर ट्वीट करता है। उस पर आरोप है कि वो 2 करोड़ रुपए उसने स्वीकारा है पूछताछ में कि उसको ट्वीट करने के लिए 2 करोड़ रुपए मिले, बाहर से मिलते हैं और ऐसा ट्वीट करता है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो। जो ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल होता है उसका उसको पैसा मिलता है, यूपी पुलिस ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठुकरा दिया और ने कहा कि हम उनको ट्वीट करने से नहीं रोक सकते। और ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही मामले में नुपुर पर आरोप लगा कि वो इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ नफरत फैलाई, जुबैर पर आरोप था हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नफरत फैलाया। लेकिन इस्लाम के पैगंबर पे कोई बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा सारे दुनिया भर के अपराध 26 से 11 भी तुम्हारे में। 26 से 11 नहीं कहा, लेकिन कहा ना भाई कि कन्हैयालाल की हत्या भी आपके जो हत्या हो रहा है भविष्य में होगा सब। लेकिन और उसको कहा अहंकारी और क्या क्या, और जुबैर के मामले में कहा कि नहीं हम नहीं रोक सकते, निष्पक्ष जांच किया जाए और वही जो है आपको हम इसको ट्वीट से नहीं रोक सकते। तो कहीं ना कहीं भारत की न्यायपालिका को अपने गिरेबान में झांकने की बहुत आवश्यकता है। उनकी विश्वसनीयता बहुत तेजी से क्षरित हो रही है, उसका क्षरण हो रहा है। और यदि वो ये नहीं देखेगी कि जनता उसके बारे में क्या सोच रही है तो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगी। जिस तरह जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला को सोशल मीडिया पर जनता का क्रोध दिखा और उन लोगों ने कहा पर्सनल अटैक हो रहे हैं, तो जनता को देखना पड़ेगा कि मिलॉर्ड कोई एक जुबैर की जगह कोई आम आदमी को आप इतनी जल्दी राहत देते, आप इतनी जल्दी कहते जल्दी जल्दी टाइप करो, शाम को जल्दी इसको छोड़ना है, आज ही छोड़ना है, या आप कहते मिलॉर्ड। पत्रकार आपने तो अर्नब के मामले भी देखे, पर जल्दी जल्दी टाइप करो, जल्दी जल्दी छोड़ो, ये अर्नब के मामले में हालांकि अच्छा फैसला आपने दिया था, लेकिन अर्नब के मामले को भी तो आपने ऐसा नहीं कहा जल्दी जल्दी टाइप करो। तो जुबैर को 27 जून को जो गिरफ्तार किया गया था, आप ये समझ लीजिए ये पूरा जो मामला है, पूरा जो केस है, उसमें कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठता की कमी है और व्यक्तिनिष्ठता की बू मुझे आ रही है। जैसे आपको नुपुर में अहंकार की बू आती है ना मिलॉर्ड, मुझे आपके फैसलों में व्यक्तिनिष्ठता की बू आ रही। अब मैं आपको आज की जो तीसरी खबर है वो मैं आपको श्रीलंका की ओर ले चलता हूं और श्रीलंका को लेकर CIA के चीफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। CIA के चीफ ने बताया है कि श्रीलंका क्यों डूबा। CIA के चीफ का नाम है बिल बर्न्स। बिल बर्न्स ने कहा है कि श्रीलंका की मौजूदा जो दुर्दशा है वो कर्ज के जाल में चीन ने उसको ऐसा फंसाया है कि वो उसी में छटपटा रहा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका चीन के दाव को समझ नहीं सका और मूर्खतापूर्वक उसके जाल में फंस गया। दूसरे देशों को इससे सबक लेना चाहिए। वॉशिंगटन के स्पेन सिक्योरिटी फोरम को संबोधित करते हुए CIA प्रमुख बर्न्स ने कहा कि श्रीलंका की इस गलती को अन्य देशों को चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। स्पेन सिक्योरिटी फोरम स्पेन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटिक स्टडीज की बनाई हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये विश्व भर में समतामूलक समाज आदि का ढिंढोरा। उन्होंने कहा कि श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ चर्चा कर अभूतपूर्व आर्थिक संकट का बेहतर हल निकालने में विफल रहा और चीन के जाल में फंस गया। बर्न्स ने आरोप लगाया कि श्रीलंका की आर्थिक तबाही का बड़ा कारण चीन का कर्ज रूप में बड़ा निवेश है। उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियां दूसरे देशों को बड़ा आकर्षक पैकेज देती है, निवेश करती है, जिसके लिए वो बड़ा आकर्षक प्रस्ताव रखती है और श्रीलंका के हालात से अन्य देशों को सीखने की आवश्यकता है। और चीन के भारी कर्ज के दबाव में है। उसने अपने आर्थिक भविष्य के बारे में मूर्खतापूर्ण दाव लगाए और नतीजतन आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के विनाशकारी हालात का सामना उसे करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश चीन के साथ करार करने से पहले अपनी आंखें खुली रखे। केवल मध्य पूर्व या दक्षिण एशिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में कई देश हैं जो श्रीलंका से सबक ले सकते हैं। हालांकि आज जिस तरह यूक्रेन को तबाह किया है अमेरिका ने, अमेरिका भी कोई दूध का धुला नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने में अमेरिका की बड़ी भूमिका है। पाकिस्तान को तबाह करने में अभी तो चीन की भूमिका है, लेकिन अपना पिट्ठू बना के अमेरिका ने खूब उल्लू सीधे किए। असल में हुआ क्या कि चीन
श्रीलंका में नकदी की कमी थी और चीन ने इसको भांप लिया और उसने बड़े पैमाने पे निवेश किया कि हम देते हैं तुमको, हम देते हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में होता नहीं था कि किसी का जमीन है और वो कर्ज में है तो हम देते हैं, उस जमीन पर नजर है, और जब बहुत हो गया तो अब नहीं देंगे, तो अब नहीं है भाई, अब तो जमीन का वो टुकड़ा लिख दो। यही काम चीन ने श्रीलंका के साथ किया जब पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के साथ मिलकर श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया और उसने हम्बनटोटा बंदरगाह के विकास के लिए श्रीलंका को बड़ा कर्ज दिया। 2017 में श्रीलंका 1.4 अरब डॉलर का चीनी कर्ज चुकाने में विफल हो गया। इसके बाद यह बंदरगाह 99 साल के लिए एक चीनी कंपनी को लीज पर दे दिया गया और इसके लिए चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और चीन हाइड्रो कॉर्पोरेशन ने एक संयुक्त उद्यम किया। यानी बहुत ही तरीके के साथ श्रीलंका को चीन ने फंसाया। इधर श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति का पद मिला है। वो नए राष्ट्रपति हैं और 5 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। विक्रमसिंघे को 225 सदस्यीय श्रीलंका संसद में 134 सांसदों का मत हासिल हुआ। बड़ी बात है कि श्रीलंका की संसद में वो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद, वो अपनी पार्टी से इकलौते हैं, लेकिन 225 सदस्यीय संसद में 134 सांसदों ने कहा कि हमें भरोसा है रानिल विक्रमसिंघे हमें निकाल लेंगे इस संकट से, क्योंकि वो 5 बार प्रधानमंत्री रहे। श्रीलंका अभी अस्थिरता से, आर्थिक संकट और हिंसा से जूझ रहा है। पूरे देश में आपातकाल लागू है। ऐसे में श्रीलंका का राष्ट्रपति का पद जो है वो कांटों भरा ताज है जो रानिल विक्रमसिंघे के सिर पर रख दिया गया है। लोगों का कहना है कि यदि अर्थव्यवस्था को फिर से उबारना है बाद में और उनको सत्ता में बने रहना है तो उन्हें देश के संसाधन, कर्ज और जनमत के बीच एक संतुलन बनाना होगा, तभी वो कुछ कर पाएंगे, अन्यथा मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी राष्ट्रपति का जो चुनाव चल रहा है, रात तक आपको रिजल्ट आएगा। 15वां राष्ट्रपति आपको मिलने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू ही देश की राष्ट्रपति बनेंगी और वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेंगी। रामनाथ कोविंद जी की जगह लेगी। रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 25 को नए राष्ट्रपति जो है वो पद की शपथ लेंगी। और इधर यशवंत सिन्हा जो है, जो उनके विपक्ष में लड़ रहे हैं, जो कभी भाजपा के ही नेता होते थे, उनका कहना है कि अगर वो नहीं जीते तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। इतने लोगों को गुमान है कि वही लोकतंत्र है। क्या कीजिएगा, नेताओं का गुमान तोड़ने का काम जनता का है और जनता इनके गुमान ऐसे तोड़ती है कि कई बार इनको पानी भी नसीब नहीं होता। ऐसा ही हाल कुछ हमारे यशवंत सिन्हा जी का है। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मिलेंगे कल रात 11 बजे पुनः कल की खबरों के साथ। आप लोगों को ये व्यवस्था कैसी लगी? सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन रात्रि 11 बजे इंडिया स्पीक्स डेली के प्रीमियर में आपको दिन भर की टॉप खबरों का संपूर्ण विश्लेषण मिला करेगा। मेरा जो भरोसा है वो ये है कि आप लोगों को कम से कम आपकी खबरें ना छूटे, प्रमुख खबरें, क्योंकि कई बार न्यूज की चकल्लस में, भागदौड़ में आपको नहीं पता चलता। और मेरे पाठक जब तक ये चाहते थे, बीच में मैंने शुरू किया था, फिर उसमें अवरोध आए बहुत सारे, तो अब से आपको ये नियमित मिला करेगा। इसको देखिए जरूर, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा और इसमें क्या सुधार चाहिए वो बताइएगा। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत है। अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।